2020 में जब कोरोना वायरस आया था तो उस समय ये दावा खूब किया गया था कि ये बायोलॉजिकल वायरस है जिसे लैब में तैयार किया गया है। इसको बनाने की कई सारे आरोप चाइना पर लग भी चुके हैं। अब इसी प्रकार के वायरस का उपयोग रूस यूक्रेन के युद्ध में भी यूज किया जा सकता है। अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे पर केमिकल हथियारों को काम में लेने का आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, अब तक आपने परमाणु हथियारों के बारे में तो खूब सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसे केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों के बारे में बताऊंगा जो बिना कोई धमाका किए हुए धरती पर भारी तबाही मचा सकता है। ये दो तरह के होते हैं, एक है केमिकल वेपन्स यानी रासायनिक हथियार, दूसरा है बायोलॉजिकल वेपन्स यानी के जैविक हथियार। पहले केमिकल हथियारों के बारे में जान लेते हैं। जब किसी जहरीले केमिकल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो उसे रासायनिक हथियार कहते हैं। इसमें जहरीले गैस और कई प्रकार के विषैले और रासायनिक केमिकल एलिमेंट शामिल होते हैं। केमिकल हमले की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें लोग घुट घुट कर मरते हैं और यह हमला कब हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। जब तक पता चलता है कि यह केमिकल हमला हुआ है तब तक बहुत देर हो चुका होता है और हजारों लाखों लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। इसके थोड़े बहुत असर से ही शरीर में कई प्रकार की बीमारियां लग जाती है और आदमी तड़प तड़प कर मर जाता है। कुछ केमिकल हथियार ऐसे होते हैं जिसमें इंसान का दम घुटने वाली केमिकल गैस जैसे कि फोस्जिन होते हैं। ये इंसान की फेफड़े और श्वास तंत्र पर हमला करती है जिससे पीड़ित इंसान की सांस न ले पाने की वजह से मौत हो सकती है। उस रासायनिक हथियारों जैसे कि मस्टर्ड गैस लोगों की स्किन को जलाकर उन्हें अंधा कर देती है। इसके अलावा और भी काफी सारे रासायनिक खतरनाक होते हैं जिनमें पहले नंबर में आता है नर्व गैस है, नर्व एजेंट VX। नर्व गैस दुनिया के सबसे घातक और जहरीले हथियारों में से एक है। इसके कांटेक्ट में आने से लोगों का नर्व सिस्टम पर असर पड़ता है। नर्व गैस में इस्तेमाल होने वाले केमिकल ताबून सरीन सोमन को जर्मनी द्वारा सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तैयार किया गया था। हालांकि उस समय जर्मनी द्वारा इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस गैस से इंसान की मौत होने का सबसे बड़ा कारण है पैरालिसिस। इसके कारण इंसान का हार्ट कमजोर पड़ जाता है और स्वाद लेने की जो मांसपेशियां होती है वह भी इससे प्रभावित होने लगती है। ये रंगहीन होने के साथ साथ गंधहीन भी होता है, यानी न इसमें कोई स्वाद होता है न इसका कोई रंग होता है। ये स्किन के अंदर जाकर नर्व्स के जरिए संदेश भेजे जाने को रोक देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन केमिकल का एक ड्रॉप भी किसी इंसान के खून में मिला दिया जाए तो उसके नर्व सिस्टम को लकवा मार देगा। यानी अगर किसी के शरीर पर 10 मिलीग्राम डाल दिया जाए तो ये उसके पूरे शरीर के अंदर घुस जाएगा और उसके बाद सांस न ले पाने की वजह से कुछ सेकंड में ही मौत हो जाती है। कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि नोविचोक VX नर्व एजेंट की तुलना में 5 से 8 गुना अधिक घातक है और इसका असर भी बहुत तेजी से होता है। मतलब 30 सेकंड से 2 मिनट में यह पूरे शरीर में फैल जाता है। VX नर्व एजेंट को अमेरिका और रूस मतलब उस समय का सोवियत यूनियन द्वारा कोल्ड वॉर के समय भारी मात्रा में तैयार किया गया था। हालांकि 1993 में हुए केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में केमिकल हथियारों को विकसित और उपयोग करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस नर्व गैस को भी CWC की लिस्ट में बैन किया गया है। दोस्तों, CWC का मतलब होता है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। इसके अंतर्गत ऐसे रसायनों की उपलब्धता को कम करने का प्रयास किया जाता है जिसके इस्तेमाल से भारी तादाद में तबाही हो सकता है। दूसरे नंबर पर आता है सारिन लिक्विड और गैस। जर्मन के वैज्ञानिक द्वारा 1938 में सारिन नाम के केमिकल हथियारों को तैयार किया गया था। इसे हानिकारक कीटों को मारने के लिए एक कीटनाशक के रूप में तैयार किया गया था क्योंकि इस समय में ये एक सबसे खतरनाक नर्व गैस मानी जाती है, बिल्कुल नर्व एजेंट VX की तरह। सरीन भी इंसान की नर्व सिस्टम पर हमला करता है। उसकी एक बूंद भी किसी इंसान के शरीर पर पड़ जाए तो उसकी मौत हो जाती है। 1995 में जापान के टोक्यो में एक सबवे के अंदर सरीन की गैस से हमला किया गया था जिससे लगभग 13 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 6000 लोग घायल और बीमार हो गए थे। दरअसल एक इंसान ने इस गैस से भरा हुआ एक बैग सबवे के अंदर फाड़ दिया था जिससे लोग इस गैस के संपर्क में आ गए। वैसे ये गैस से लिक्विड फॉर्म में गंधहीन और रंगहीन होते हैं और वाष्पशील होने के कारण यह आसानी से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरे नंबर पर आता है ताबून।
1936 में सिलेदर के द्वारा ताबून की खोज की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नॉर्मल बमों से ही केमिकल एलिमेंट को भरकर इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन उस वक्त इन बमों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। जब ये लिक्विड फॉर्म में होती है तो ये फल जैसी खुशबू देती है और प्रभाव और लक्षण में ये लगभग सारिन जैसा ही होता है। और 4 नंबर पर आती है मस्टर्ड गैस। इसके असर पड़ने से इंसानों की स्किन लाल हो जाती है, पूरे शरीर पर फफोले निकल जाते हैं और पूरा शरीर का स्किन छिलके की तरह उतरने लगते हैं। और अगर इसका जहर पूरे फेफड़े पर अगर चला जाता है तो इंसानों की मौत भी हो जाती है। केमिकल हथियारों के रूप में प्रयुक्त दूसरी गैसों की तरह ही इसे बहुत ही अधिक घातक हथियारों की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। इसके संपर्क में आने के यानी 24 घंटे बाद इसका प्रभाव हमारे शरीर में नजर आता है। इसका इस्तेमाल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था। इस गैस की वजह से इंसान अंधा भी हो सकता है। वैसे इस गैस से होने वाली मौतों का अनुपात थोड़ा कम है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जितने भी लोगों पर मस्टर्ड गैस का हमला किया गया था, इनमें से सिर्फ 5% लोगों की ही मौत हुई थी। 5 नंबर पर है फॉस्जेन। फॉस्जेन को सबसे घातक केमिकल हथियारों में शामिल किया जाता है। जैसे ही कोई इंसान इस गैस के संपर्क में आता है, उसकी सांस फूलने लगती है और फिर अंदर कफ बनने लगता है और नाक भी बहने लगती है। वैसे इस गैस का इस्तेमाल प्लास्टिक और कुछ इस तरह के कीटनाशक बनाने में भी किया जाता है। ये ज़्यादा नुकसान तो नहीं करता, लेकिन लिमिट से ज़्यादा अगर इंसान के शरीर में चला जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने ब्रिटिश सेना पर करीब 28 टन फॉस्जीन का इस्तेमाल किया था, जिसमें लगभग 120 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 1000 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी लोगों की केमिकल वेपन से मौत हुई थी, उनमें से 80% मरने का कारण केवल फॉस्जीन गैस ही थी। 6 नंबर पर है क्लोरीन। आमतौर पर हम क्लोरीन का इस्तेमाल घर की सफाई करने में और कीटनाशकों को मारने में और रबर बनाने में करते हैं, या फिर पानी को साफ करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर इसकी भी अधिक मात्रा इंसान के शरीर में अगर घुस जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। इस गैस का हमला सीधे फेफड़ों पर होता है, जिससे इंसान को सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है। इस कारण उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, इनके अलावा कुछ ऐसे भी केमिकल हथियार हैं जो कम जहरीले होते हैं और इनका उपयोग रोज किया भी जाता है, जैसे कि आंसू गैस के गोले। ये भी एक तरह के केमिकल कंपोनेंट ही है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल पुलिस के द्वारा दंगे भड़का रही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही एक और है पेपर स्प्रे। ये भी हल्का केमिकल कंपोनेंट ही है। दोस्तों, इसमें से जितने भी केमिकल हथियार खतरनाक थे, उन पर रोक लगाने के लिए CWC समेत कई देशों से हथियार नष्ट करवाए हैं, जिनमें अल्बानिया, भारत, लीबिया, रूस और चीन शामिल है। उसके अनुसार पूरे दुनिया में जितने भी कुल 72,000 से ज्यादा केमिकल हथियार उपलब्ध है, उनमें से लगभग 96% मतलब 69,000 के आसपास जितने भी केमिकल हथियार थे, उनको नष्ट कर दिया गया है। ये CWC के एक रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन उसके बावजूद रूस के ऊपर कितने बार आरोप लग चुके हैं कि उसने सीरिया लड़ाई में सीरिया को केमिकल हथियार दिए थे। इसके अलावा अपने दुश्मनों को मरवाने के लिए भी रूस के प्रसिद्ध पुतिन केमिकल वेपन्स का उपयोग करते हुए कई बार देखे गए हैं। दोस्तों, जिस दूसरे प्रकार के हथियार की हमने बात की थी, वह है बायोलॉजिकल हथियार, मतलब जैविक हथियार। अगर जैविक हथियारों की बात करें तो वह केमिकल हथियारों से काफ़ी अलग होते हैं। यानी WHO के मुताबिक जब बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद जैसे इन्फेक्शन केमिकल एलिमेंट का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों को इन्फेक्टेड करने के लिए किया जाता है, तो इसे जैविक हथियार कहते हैं। जैविक हथियार भी कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं और इन जैविक हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए किसी प्रकार की नई एडवांस टेक्नोलॉजी या किसी महंगे साधन की आवश्यकता भी नहीं होती है। इनके लिए छोटे मोटे जानवरों, पंछी, पानी, इंसान यानी किसी के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उदाहरण देखने के लिए आपको इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है चीन का कोरोना वायरस। चीन भले ही इस बात से कितना ही इनकार कर ले, लेकिन ये बात कई रिपोर्ट में साबित हो चुकी है कि चीन का बनाया हुआ ये एक बायोलॉजिकल हथियार है। इतिहास में देखें तो चूहों से होने वाली बीमारी जैसे फ्लैग जैविक हमले का दूसरा उदाहरण है।
ऐसा माना जाता है कि जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन समेत दुनिया के 17 देश जैविक हथियार बना चुके हैं, लेकिन किसी ने अभी तक इस बात को नहीं माना है कि उनके पास जैविक हथियार है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान पहली बार जर्मनी ने जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस हमले के लिए जर्मनी ने एंथ्रेक्स और ग्लैंडर्स बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। उसके बाद 1939 से 1945 के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान ने चीन के खिलाफ जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इनके अलावा कई बार कई देशों ने जैविक हथियारों को इस्तेमाल किया है। 1972 में BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन की स्थापना हुई और 26 मार्च 1975 को 22 देशों ने इसमें सिग्नेचर किए। आज भारत समेत दुनिया के 183 देश इसके सदस्य हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद भी जो देश जैविक हथियार ना बनाने की कसम खाते हैं, एक्चुअल में वही देश जैविक हथियारों के निर्माण में भी जुटे हुए हैं। Chlorine, phosgene, and mustard gas resulted in hundreds of thousands of casualties. Out of that devastation came the Geneva. उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहीं पर भी अगर गलती हुई हो बोलने की तो वो भी ज़रूर हम लोगों को बताएं, क्योंकि हम लोग अभी नया स्टार्ट किए हैं, तो हम लोगों को अभी आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है भाई। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।